बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष की वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन होती क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलाई मशीन है क्या। तो प्राचीन काल में सिलाई अधिकतर हाथ से की जाती थी। कालांतर में सिलाई करने के लिए मशीन का आविष्कार हुआ। इलियास हॉव ने 1846 में पहली सिलाई मशीन का निर्माण किया था। यह मशीन आधुनिक मशीन की अपेक्षा धीरे चलती थी। आज बाजार में अनेकों प्रकार की सिलाई मशीन उपलब्ध हैं। विभिन्न निर्माताओं जैसे उषा, मेरिट, सिंगर, फिलिप्स द्वारा सिलाई मशीन के भिन्न भिन्न मॉडल या प्रतिरूप निर्मित किए जाने लगे हैं, परंतु प्रत्येक सिलाई मशीन की मूल बनावट तथा प्रक्रिया लगभग समान होती है। यदि एक प्रकार की सिलाई मशीन की बनावट तथा प्रक्रिया को अच्छी प्रकार समझ लिया जाए तो सभी प्रकार की मशीनों को सुविधाजनक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इन विभिन्नताओं को देखते हुए सिलाई मशीन को खरीदते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सिलाई मशीन किसी विश्वसनीय प्रतिष्ठान से ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि उनकी मशीनें प्राय अच्छी ही होती हैं। ऐसे प्रतिष्ठान पुर्जों की मरम्मत तथा अतिरिक्त पुर्जों की सुविधा भी देते हैं। उसके बाद आता है, बाजार में मशीनों के विभिन्न मॉडल उपलब्ध होते हैं। अपनी रुचि तथा स्थान की उपलब्धता के अनुसार मशीन का चुनाव करना चाहिए। यदि स्थान की कमी है तो टेबल मॉडल के स्थान पर उसका चुनाव कर लेना उपयुक्त रहता है। बिजली से चलने वाली पोर्टेबल मशीन रखरखाव में सुविधाजनक तथा उपयोग करने में भी वो सरल होती है। उसके बाद आधुनिक मशीन से साधारण सिलाई के साथ साथ बहुत से अन्य कार्य जैसे पाइपिंग, बाइंडिंग लगाना या चुन्नटे डालना, रफ्फू करना, बटन लगाना, काज बनाना इत्यादि भी किए जा सकते हैं। इन सभी कार्यों के लिए मशीन के विभिन्न विशेष जो पुर्जे आते हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मशीन के विभिन्न भाग कौन से हैं और उनके कार्य कौन कौन से हैं। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है मशीन का वो होगा स्पूल पिन या किल्ली। स्पूल पिन जो है वो मशीन के 2 पिन लगे होते हैं जिनको स्पूल पिन कहते हैं। ये धागे की रील को साधे रहते हैं, वो हमारी स्पूल पिन कहलाती है, जिस पर हम अपने धागे को लगाए रहते हैं, वो स्पूल पिन कहलाती है। उसके बाद आता है हथपहिया, यानी कि मशीन के दाहिने ओर एक पहिया होता है जो हथती या पायदान की सहायता से घूमता है और उसी के साथ साथ मशीन की सुई जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। उसके बाद आता है आपका तनाव नियंत्रक। धागे के तनाव या खिंचाव नियंत्रण करने की यह एक मशीनी अवस्था है। उसके बाद आता है आपका थ्रेड टेक अप लीवर, यानी यह एक प्रकार का लीवर होता है जो आगे को ऊपर ले जाकर फिर नीचे भेजता है। इस लीवर के बाहरी सिरे पर एक छेद होती है जिसमें से धागा निकाला जाता है, उसको थ्रेड टेक अप लीवर कहा जाता है। उसके बाद आता है निडल बार। यह सीधी या खड़ी छड़ या रॉड होती है जिस पर मशीन की सुई को एक पेच की सहायता से कसा जाता है। उसके बाद आता है निडल क्लैंप। यह एक छोटा पेज होता है जो सुई को छड़ पर कसकर स्थिर रखता है। सुई निकालते या लगाते समय इस पेज को ढीला करना पड़ता है, वो निडल क्लैंप कहलाएगा। उसके बाद प्रेशर बार, यानी यह एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर प्रेशर फुट कसा होता है। यह छड़ निडल बार के ठीक पीछे की तरफ होती है और कपड़ा सिलते समय इससे जुड़े हुए प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे की ओर करने से ही प्रेशर फुट कपड़े पर दबाव डालता है, तभी तो हम कपड़ा सिलते हैं। उसके बाद प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू, यानी इस स्क्रू के द्वारा प्रेशर फुट का दबाव कपड़े की मोटाई के अनुसार कम या अधिक भी किया जा सकता है। उसके बाद प्रेशर फुट, यानी कि यह एक धातु का बना पैर जैसी आकृति वाला पुर्जा होता है जो सिलाई करते समय कपड़े को दबाए रखता है और सुविधाजनक रूप से सिला जा सके जिससे वो। उसके बाद प्रेशर फुट लिफ्टर, यानी प्रेशर बार के साथ एक लीवर लगा होता है, इसे प्रेशर फुट लिफ्टर कहते हैं। जब लीवर को ऊपर उठाते हैं तो प्रेशर बार ऊपर हो जाता है और साथ लगा प्रेशर फुट भी ऊपर उठ जाता है। इससे नीचे दबे कपड़े को आसानी से मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है।
उसके बाद फेस प्लेट यानी प्रेशर बार, निडल बार इत्यादि को सामने से ढकने के लिए एक चमकीली प्लेट लगी होती है। यह प्लेट मशीन में लगे सामने के पुर्जे को धूल और मिट्टी से बचाने का काम करती है। उसके बाद आता है हमारा थ्रेड गाइड। यह संख्या में 3 होती है, 2 फेस प्लेट में और दूसरी जो है एक थ्रेड गाइड लीडर बार के साथ लगी होती है। इन थ्रेड गाइड की सहायता से धागा रील से सुई तक सुविधाजनक बिना उलझे हुए रहता है, वो थ्रेड गाइड कहलाता है। उसके बाद थ्रोट प्लेट यानी यह चमकीली धातु की एक अर्ध गोलाकार प्लेट का डिस्क होता है। इसमें एक छेद होता है जिससे होकर सुई नीचे की ओर जाती है। यह प्लेट सिले जाने वाले कपड़ों को समतल सतह प्रदान करती है तथा सिलाई मशीन के भीतरी भागों को धूल और गंदगी से भी बचाती है। उसके बाद हमारा आता है फीड डॉग। फीड डॉग धातु का एक छोटा पुर्जा होता है जिसमें दांत लगे होते हैं। यह कपड़े को सिलाई के समय आगे की ओर बढ़ाता है। जब मशीन चलती है तब यह फीड डॉग आगे से पीछे की ओर जाता है और इसी के साथ कपड़ा भी पीछे की ओर खिसकता जाता है, वो फीड डॉग कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है बॉबिन बाइंडर यानी मशीन के पास दाहिनी ओर एक छोटा पहिया धातु की छड़ द्वारा जुड़ा रहता है। इस छड़ में बॉबिन पर थोड़ा धागा हाथ से लपेटकर फंसा दिया जाता है और छड़ को नीचे की ओर दबा दिया जाता है। ऐसा करने से यह छोटा पहिया बड़े पहिए के संपर्क में आ जाता है। जब बड़ा पहिया मशीन चलाने से घूमता है तब साथ लगा हुआ छोटा पहिया भी घूमता है और बॉबिन में धागा भर जाता है, वो हमारा बॉबिन बाइंडर कहलाता है। उसके बाद आता है आपका स्टॉप मोशन स्क्रू या क्लैंप यानी मशीन के बड़े पहिए के बीच में बाहर की ओर एक पेच लगा होता है जिसको कसा और ढीला किया जा सकता है। यह पेच कसा होता है तो पहिए के घूमने से सुई की छड़ और साथ लगी सुई भी ऊपर नीचे होती है, परंतु पेच को ढीला कर देने से केवल थोड़ा पहिया घूमता है और सिलाई प्रक्रिया के पुर्जे कार्य नहीं करते। बॉबिन में धागा भरते समय इस पेच को ढीला कर दिया जाता है जिससे कि हमारी सुई ना टूटे। उसके बाद आता है बॉबिन केस यानी बॉबिन केस के अंदर बॉबिन होता है। धागे का सिरा बॉबिन केस में बने छेद से होकर बाहर आता है। यह बॉबिन केस शटल में लगा होता है हमारा, वो बॉबिन केस कहलाता है। उसके बाद पायदान यानी पैर से चलने वाली मशीनों में धातु का बना पायदान होता है। इस आयताकार धातु के बने पायदान को आगे पीछे दबाया जा सकता है। इसका संबंध एक बड़े पहिए से होता है जिसे ड्राइविंग व्हील या पहिया कहते हैं, वो हमारा पायदान कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि मशीन की खराबियाँ क्या क्या हैं और उसके कारण क्या क्या है। तो पहला पॉइंट इसमें नीचे का धागा टूटना, यानी नीचे का धागा हमारा क्यों टूटता है? अगर बॉबिन कसकर भरा गया हो और या फिर ज़्यादा अधिक भर गया हो तब हमारा धागा टूट जाएगा, या बॉबिन में अगर तनाव अधिक होगा तो हमारा धागा टूट जाएगा। उसके बाद ऊपर का धागा टूटना, ऊपर का धागा क्यों टूटता है? अगर धागे में अधिक खिंचाव होगा तो हमारा धागा टूट जाएगा। धागा यदि ठीक ढंग से भी ना परोया गया हो तब भी हमारा धागा टूट जाएगा। अगर सुई टेढ़ी मेढ़ी हो या मुड़ी हुई हो या ठीक ढंग से ना लगी हो तब भी हमारा धागा टूटने का डर रहता है। उसके बाद है बखिया असमान आ रही हो, यानी कि अगर हम मशीन में धूल अधिक जम रही हो तो हमारी जो बखिया है वो असमान आएगी, टेढ़ी मेढ़ी आएगी, या सही तनाव ना हो, या फिर सुई हमारी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हमारी जो बखिया है वो समान नहीं आ पाएगी। तो ये है। उसके बाद टाँका टूटना, टाँका क्यों टूटता है? अगर सुई मुड़ी हुई होगी तो हमारा टाँका टूटता रहेगा, यदि नीचे धूल जम रही होगी तब भी हमारा टाँका टूटने का डर रहेगा, और कपड़े के अनुसार यदि सुई का नंबर ना हो तो भी हमारा टाँका टूटता रहता है। उसके बाद सिलाई करते समय कपड़ा इकट्ठा होना, कपड़े का आगे को ठीक से ना सरकना या फिर चुन्नट सी आना, तो ये किस कारणों से होता है? अगर प्रेशर फुट का कपड़े पर दबाव ठीक ना हो और प्रेशर फुट का पेच भी ढीला हो तो ऐसा होगा। उसके बाद यदि सुई की नोक घिसी होगी या फिर सुई हमारी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हमारा कपड़ा इकट्ठा होता रहेगा और आगे खून नहीं खिसकेगा, या फिर टाँके की लंबाई एवं संख्या कपड़े के अनुकूल ना हो तो भी ये कारण हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है सुई टूटना, यानी कि सुई बार बार क्यों टूटती है? अगर हमारी सुई टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हमारी सुई टूट जाएगी, अगर सुई का पेच भी ढीला होगा तो सुई टूट जाएगी।
सुई अगर हमारी अधिक लंबी होगी अथवा नीचे की ओर लगी है तो भी सुई टूटने का डर रहेगा। यदि वस्त्र को सिलने के बाद निकालते समय जोर से खींचा गया हो तो हमारी सुई टूटने का डर रहता है। उसके बाद आता है फंदे बनाना, यानी कि फंदे बनने का कारण क्यों होता है? अगर बॉबिन का असमान भरा जाना, यानी बॉबिन जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक भर गई हो या तनाव ढीला हो तो हमारे फंदे बनने लगते हैं। यदि ऊपर या नीचे का धागा ठीक प्रकार से ना परोया गया हो तो फंदे बनने लगेंगे। सुई टेढ़ी मेढ़ी होगी और ठीक प्रकार से ना लगी होगी तो भी हमारे फंदे बनते रहेंगे। उसके बाद मशीन का भारी चलना, यदि मशीन का उपयोग बहुत समय से ना किया गया हो और मशीन को तेल की आवश्यकता हो तो भी हमारी मशीन भारी चलती है। अगर हम मशीन में तेल नहीं डालेंगे या उसका काफ़ी समय से अधिक उपयोग नहीं करेंगे तो भी मशीन भारी चलने लगती है। उसके बाद कपड़े के धागे का खींचना, यानी सुई की नोक टूट गई होगी या फिर वो घिस गई होगी तो धागा टूटने लगेगा या खिंचने लगेगा। उसके बाद मशीन में जंग लग गई हो तो भी ये कारण हो जाता है, या सुई पर जंग लगी होगी तो भी हमारे कपड़े के धागे का खींचना जो है, जो कपड़े का धागा होता है वो खिंचता रहता है, तो वो इन्हीं कारणों से खिंचता है। उसके बाद सिलाई करते समय धागों के गुच्छे बनना, यानी कि सिलाई जब हम करते हैं तो धागे के गुच्छे भी बनते हैं। तो वो क्यों बनते हैं? अगर बॉबिन में धागा ढीला भरा गया होगा तो भी गुच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, या सुई धागा नहीं लगाया गया होगा सुई में, अगर हमने धागा नहीं लगाया होगा तो भी इसका डर रहता है। उसके बाद है रील के धागे का तनाव अधिक होगा तो भी हमारा सिलाई करते समय धागा जो है वो गुच्छे बनने स्टार्ट उसमें हो जाएंगे। तो ये हमारी सिलाई मशीन थी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक सिलाई मशीन समाप्त होता है। धन्यवाद।